चले जनाब, मैं आपको ये एयरपोर्ट है मॉन्ट्रियल का, उसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा सीन दिखाती हूँ। और ये मॉन्ट्रियल के इर्द गिर्द में एयरपोर्ट के साइड पे ये देखिए एरोप्लेन खड़ा हुआ है और ये जेट एरोप्लेन है और इसके साथ ही ये पूरा एरिया इसका खुला हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त ये सीन बनता है ना, बहुत ही खूबसूरत। और एक बात है कि चूँकि ये एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की वजह से लैंडिंग होने की वजह से ये बहुत बड़ी जगह है जो खाली नज़र आती है। लेकिन अभी चूँकि मैं हाईवे की तरफ मुड़ने वाली हूँ तो मैं ले रही हूँ हाईवे एग्जिट। तो इधर से मैं निकलूँगी। बहुत ही ये वो टाइम है जिसमें अभी रश नहीं है, और रश के टाइम पे आप अगर हाईवे पे आते हो तो बेतहाशा यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रेलें, चूँकि ये इस साइड पे ज़्यादातर फैक्ट्रीज एरिया आ जाते हैं तो जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी इस टाइम पे रश नहीं होगा तो ज़रा मुझे क्लियर वे मिल जाएगा तो मैं आपको थोड़ी सी मॉन्ट्रियल की सैर करवाती हूँ और यहाँ की खूबसूरत जगहों को दिखाती हूँ। ये हाईवे है तो मुझे थोड़ा इसमें फास्ट चलना होगा, क्योंकि अगर मैं स्लो चलूँगी तो मुझे बैक वाले इतने इरिटेट करवाएंगे, लाइटें देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कोई किसी को हॉर्न नहीं देता ना, कोई किसी को हॉर्न नहीं देता, सब पास से बड़े आराम से गुजरते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बहुत ही स्लो चल रहा है तो उसको पीछे से लाइट ज़रूर दे देते हैं हल्की सी कि भाई बस कर जा, अब तो निकलने की कोशिश कर, कि ज़ाहिर है हर बंदा लेट हो रहा होता है तो इसलिए वो पीछे से हल्की सी जो है कि हॉर्न नहीं, लाइट ज़रूर दे देता है। लेकिन जैसे जैसे अभी मैं आगे बढ़ती चली जाऊँगी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि ये टाइम ट्रैफिक टाइम है और अभी 3 बज चुके हैं। 3 बजे ये ट्रैफिक का टाइम स्टार्ट हो चुका होता है और स्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगी। खैर, हम लाइन को चेंज करते हैं और क्योंकि मुझे दूसरी तरफ से निकलना होगा। अच्छा जनाब, बात करते हैं हम इमरान खान की। इमरान खान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि बड़ा ज़िंदा दिल इंसान है। ज़िंदा दिल मैं इस तरह से कहूँगी कि अभी भी उनकी टांग में 2-3 गोलियां लगी हुई हैं और वहाँ से अभी ज़ख़म सही हुआ नहीं है। पिंडली का जो ज़ख़म है वो अभी दर्द करता है। थाई के ऊपर, जो इसको पट भी बोलते हैं, थाई के ऊपर का ज़ख़म, बकौल जो लोग उनको देखने के लिए गए हैं वो कहते हैं कि अभी काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो गोडे के नीचे पिंडली जिसको बोलते हैं वहाँ पे जो है वो अभी उसको तकलीफ़ फील होती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए वो अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो इलेक्शन के लिए बात करते हैं कि पाकिस्तान को खाने वाले जो है धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं और अपने केसेस को ख़त्म करवाई जा रहे हैं। जितने भी केसेस उनके हैं वो सबके सब ख़त्म करवा के वो यहाँ से NRO ले के और जनाब वो कहते हैं ना नीवे होकर निकल जाएंगे और सारा पाकिस्तान खा पी के फारग करके कर्जियां दे थले दे के ते असी निकल जावांगे। बाकी पिछे वाले जड़े हो या तो कर्जे लाई जान तो या सिर फड़ के बैठे रहन और अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाम। गरीब तबका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा पिसा हुआ है, क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए हैं। प्याज देख लें, लहसुन, अदरक, जिस चीज़ को भी हाथ लगा लो एक आखिर महंगाई के आलम में है। तो अब गरीब बेचारा जो है वो रो पिट रहा है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजूँ या मैं बच्चों के लिए ख़रीदारी करके लाऊं या मैं बिलों को पे करूं या मैं किरायों को पे करूं, मैं किधर जाऊं और किधर ना जाऊं। लड़ाइयाँ झगड़े इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। और आपको अगर याद होगा तो पिछले कुछ दिन पहले कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया, जो फवाद नामी एक बंदा था जो कि एक कंपनी में मुलाजिम था, काम कर रहा था और वहाँ से के साथ उसने अपने घर को ज़रा थोड़ा बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसने साथ में एक ट्रेडिंग काम भी स्टार्ट किया था। ट्रेड कर रहा था, लेन देन का मामला चल रहा था और कुछ लोगों से उसने पैसे वैसे पकड़े हुए थे और उसके साथ वो ट्रेड में चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वो उसको नुकसान हुआ और उस नुकसान में उसने क्या किया है, नुकसान हुआ और जिन लोगों से उसने ये पैसे लिए हुए थे वो लोग उससे बार बार डिमांड कर रहे थे कि लाओ जी हमारे पैसे वापस करो। पैसे वो वापस कर नहीं पा रहा था तो घर में भी झगड़ा रहता था। और उस दिन दोपहर को, ये पिछले तकरीबन कुछ ही दिन पहले की बात है, कराची में डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये कराची मलीर का वाक़या है, शमसी कॉलोनी का। तो ये दोपहर के टाइम पे वापस आता है, कोई 1-2 बजे के करीब वापस आया है। उसकी बेटियां भी स्कूल कॉलेज से वापस आ चुकी थी और मिल के बैठ के खाना खाया। पहले नीचे वो ऊपर नीचे का 2 पोर्शन था जिसमें बड़ा भाई
बीवी और माँ और बीवी इसकी और 3 बच्चियाँ ये इकट्ठे रहते थे। और वहाँ से ये जब वापस आया सब ने बैठ के मिल के खाना खाया। और जब खाना खा लिया तो बीवी के साथ तू मैं चल रही थी। खर्चों को लेकर ज़ाहिर है तू मैं होती है और तो कोई वजह नहीं होती। अखराजात को लेकर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा बहुत बढ़ गया था और ये बड़ा इरिटेट हुआ था। इसने बीवी जब नहाने के लिए गई है तो बेटियां 2 सोने के लिए चली गई हैं। एक बेटी बैठी पढ़ रही थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा कि आप लोग आपस में जब झगड़ा करते हो तो हमें टेंशन होती है। तो पता नहीं क्या अब उसके जहन में आया, उठा है और वो किचन में गया, वहाँ से तेज़ चाकू उठाया, छुरी उठाई है, जो भी है, और आके जो बेटी पढ़ रही थी सीधा पकड़ा है उसको और उसकी गर्दन पे वो फेर दी है। जब उसकी गर्दन पे फेर दी है, कहते एक चीख उसकी ज़रूर निकली है और उसके बाद ज़ाहिर है बेचारी ख़त्म हो गई। अब मुँह शो उसका बंद कर लिया होगा, चूँकि नीचे उसकी दादी जो उसकी वालिदा थी फवाद की, वो बताती है कि मुझे आवाज़ तो आई है। लेकिन उसके बाद फिर दोनों बेटियां जो सो रही थी जाके उनके गर्दन पे भी छुरी चलाई, उनके भी गले काट दिए। तीनों फारिग हो गई बच्चियां। और जब उनको काट चुका है तो फिर अपनी बीवी को, जो कि बाथरूम में नहा रही थी, वो आई है। तो जैसे वो आई है तो कहते हैं जी उसको, या पता नहीं कुछ लोग कहते हैं, ये उसकी वालिदा बता रही है कि जी उसके ऊपर कंबल डला हुआ था और वो नेकेड थी। जब नहा रहा होता बंदा तो डेफिनेटली वो अपना वाशरूम में थी, शावर ले रही थी। तो इसने उसको बाहर बुलाया, ये क्या सीन हुआ है। वो बाहर आई है तो इसने पकड़ के उसका भी गला काट दिया। हाँ, वो ज़रूर चीखी है क्योंकि इसकी वालिदा ने उसके चीखने की आवाज़ों को सुना है। और जब वो डेथ हो गई है उस औरत की भी, तो फिर इन लोगों की उसने वीडियो भी बनाई है। जुल्म की इंतहा देखी कि किस कदर संगदिल इंसान था। लेकिन अब ये नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या रीज़न्स थी, या वो संगदिल था या रीज़न ही कुछ ऐसी थी कि वो मजबूर हो गया था कि उनकी वीडियो बनाई है। फिर वो जो लोग जिनसे ट्रेड कर रहा था, जिनसे पैसे लेन देन किए हुए थे, वो लोग चूँकि इसको बहुत तंग कर रहे थे पैसों के मामले को लेकर, तो इसने उनको वो वीडियोस दिखाई हैं अपनी बेटी की और अपनी बीवी की कटी हुई गर्दनों के साथ। उनको वीडियो भेजी हैं कि ये लो जी मैंने इनको मार दिया। और अपने भाई को भी उसने भाई फ़ोन करके बताया कि मैंने इनको मार। उनको तो कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि जी मारने से पहले फ़ोन किया, कोई कहते हैं जी मारने के बाद फ़ोन किया। बहरहाल उसने उसको भी, भाई को भी बताया कि मैंने ये किस्सा तमाम कर दिया है और अब मैं भी अपने आप को सुसाइड करने लगा हूँ, अपने आप को ख़त्म करने लगा हूँ। और उसके बाद इसने अपने कुछ उन लोगों को वीडियोस भेजी और उसके बाद भाई को बताया और फिर अपने भी गले पे छुरी चला दी है। अब लेकिन जाहिर अपने गले पे जब इंसान छुरी चला रहा होता है ना, तो वो इतना नहीं चला सकता, इतना वो छुरी को नहीं चला सकता। अपनी गर्दन ज़रा तकलीफ तो देती है, लेकिन बहरहाल कहते हैं शार्प जो नाइफ था, चाकू था, छुरी थी, जो भी थी, उसने चलाई, गर्दन कटी है और वहीं पे बेड पे वो गिर गया, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई है। अच्छा, वो भाई ने फिर अपने बड़े भाई को, जो कराची में उसके साथ नीचे रहता था, उसको फ़ोन करके बताया कि उसने ये हरकत की है। फिर उसने अपनी बीवी को घर फ़ोन किया कि जाओ ऊपर देखो ज़रा, मम्मी इस तरह की खबर आई है। और माँ कहती है कि मैंने चीख की आवाज़ भी सुनी है। तो जब उसने भी आकर, जाहिर बहू ने, बेटी ने बताया है, तो फिर ये सब ऊपर दौड़े हैं। जाके जब दरवाजे को खटखटाया है तो वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर माँ कहती है हम चीखे हैं, दौड़े हैं, हमने दरवाजे को जोर जोर से हिलाया है। फिर जैसे तैसे करके हमने दरवाज़ा खुलवाया है। दरवाज़ा जब हमने खुलवाया है तो दरवाज़ा नहीं खुलवाया, सॉरी मैं बात गलत करके, खुलवाना किसी था, अंदर तो सारे मरे पड़े थे। ज़ोर ज़ोर से जब उन्होंने झंझलाया दरवाजे को तो कुंडी खुल गई है, टूट गई है, जो भी हुआ है, ओपन हो गया। देखा तो सामने लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी और बहू जो थी वो भी फर्श पे थी, लेकिन उसमें कंबल दिया हुआ था, और बेटा भी की गर्दन कटी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन वो बच गया। खैर उन्होंने फिर शोर मचाया, चीखे धाड़े, महल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई है और पुलिस ने आके फिर सारी बॉडीज़ को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया। उस लड़के को, फवाद को, फौरी तौर पर उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अभी वो बच तो गया है, लेकिन उसकी जो आवाज़ वाली नाली थी ना, वो बोल नहीं पा रहा है। तो अभी उसका चल रहा है इलाज। वो मोबाइल पे अपने सारे मैसेज वगैरह लिख के जो है ना वो भी देता है, वो सारी बातचीत उस पर कर रहा है। उसमें उसने बताया कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस में था, मुझे जो जिनका मैंने कर्जा देना था वो लोग मेरे से कर्जा मांग रहे थे, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था और मेरे हालात बहुत बुरे थे। बीवी से भी बहुत झगड़ा चल रहा था और मेरी बीवी से झगड़ा होने की वजह से ये माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने सोचा कि मैं इनको भी मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है, पुलिस एक बात करती है, वो ये बात करती है कि जब वो बच्चियाँ, जो 16 साल की बड़ी बेटी जो स्कूल का काम कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, जो 2 सोई हुई थी, वो 10 और 12 साल की थी, भी जब कोई किसी के ऊपर हमला करता है तो वो कोई चीखता है, कोई दहाड़ता है, कुछ करता है। अच्छा, वो बाजार से आते हुए खाना चावल वगैरह लेके आया है, तो अब पुलिस को ये शक है कि हो सकता है वो खाना जो बच्चियों ने इसके साथ बैठ के खाया है ना,
अंदर इसने कोई ऐसी नशावर चीज़ मिला दी हो कि वो खा के बेहोश हो गई हो, ताकि वो उन्होंने कोई उसके साथ यानी मुज़ाहमत नहीं की है, कोई उन्होंने हाथ पाँव नहीं चलाए, कोई चीखी नहीं है। तो चुप करके उन्होंने कहा अपने वालिद को, अब्बा जी आ जाओ साड़ी गर्दन काट दो। इतनी फर्मा बरदार हो गई कि उन्होंने अपनी गर्दन काटने के लिए अपने बाप को दे दी, और कोई भी किसी किस्म का आगे से उन्होंने कोई हाथापाई नहीं की। कुछ जाहिर है किसी की जान जा रही होती तो बंदा चीख चिहाड़ा करता है, कोई रौला रप्पा डालता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा ये शक पड़ा है कि इसने ना उनको कोई नशावर चीज़ दे दी थी। बीवी नहाने के लिए यही थी, डेफिनेटली उसने खाना भी नहीं साथ बैठ के खाया था, कह रहा खुद ही कह रहा है कि उसने खाना हमारे साथ बैठ के नहीं खाया था। तो बच्चियों को कुछ खिला दिया होगा, वरना 3 बच्चियां 16 साल, 12 साल और 10 साल की बिल्कुल कहते हैं कि बिस्तर पे जो लेटी हुई थी, जिस तरह से वो सोने के लिए लेटी थी उसी तरह ही पड़ी हुई थी। तो फिर इससे कुछ किया होगा ना। अभी तक ये केस चल रहा है, सिर्फ क्यों जी, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके, महंगाई को लेके और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान को लूट लूट के खाने वाले अब असल मुद्दे पे फिर हम आते हैं। हम तो इमरान खान की बात कर रहे थे, ये वफाद दरमियान में ही आ गया। लेकिन यहाँ पे भी वो महंगाई का रोना रोते हुए भी कह रहा था कि मैं ये सब खर्चे पूरे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को ख़त्म किया। वापस इमरान खान की तरफ दोबारा आते हैं ताकि हम कंटिन्यू करें अपनी उस बात को। अच्छा, मैं साथ साथ आपको अपने सिटी की जो सैर भी करवा रही हूँ, यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देखकर। और मैंने सोचा साथ में आपको ये स्टोरी भी सुना देती हूँ। इमरान खान ने अब कहा जी मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठ के गवर्नमेंट बात कर ले। अब गवर्नमेंट ने, सनाउल्लाह ने कह दिया, राना सनाउल्लाह मुच्छड़ जो है, मुझे रख के बड़ी बड़ी और सिर्फ बढ़ के मारता है, करना कराना उसने क्या, 16 लोगों को तो खुद पहले मारा हुआ है। अच्छा, उसने कह दिया कि आज के दिन पे, आज 9 दिसंबर 2022 की बात मैं कर रही हूँ, आज के दिन पे उसने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज इस तरह से कर दिया उसने इमरान खान से कहा कि चलो जाओ तुम असेंबलियाँ तोड़ दो, जो करना है कर लो, हम तो अपने टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन बात ये है कि जब ये दोनों असेंबलियाँ टूट जाएंगी, दो सूबे इमरान खान के पास हैं, और तीसरा सूबा जो है खैबर बलूचिस्तान के अपने बड़े मसाइल है, और सिंध रह जाते हैं जरदारी के पास, पीपल्स पार्टी के पास। अब इमरान खान ने क्या करना है, अगर उसने अपनी असेंबलियों को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इलेक्शन करवाया, तो वो डेफिनेटली जीत जाएगा दोनों तरफ से। और अभी तो उसको जाहिर इस इलेक्शन के, वफाकी इलेक्शन के बाद दोबारा फिर करवाने पड़ने थे असेंबलियों के लिए। लेकिन अगर अभी वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जीत जाता है, दोबारा अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, तो 5 साल तक तो वो वहाँ पे पक्का होकर बैठ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, पक्का हो जाएगा। और 5 साल उसके अपने हो गए। अब वो जाएगा सिंध की तरफ, और जरदारी के साथ वो करेगा पंगा। और जरदारी, वो उस तरफ से भी लोग बड़े तंग हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी आवाम के लिए सोचा नहीं, वो सिर्फ अपने महलात बनाते हैं। जरदारी ने अपनी बेटी की शादी की थी तो हीरों से भरे हुए उसको दुपट्टे और कपड़ों पे हीरे लगे हुए थे, जड़े हुए थे, और उसको जहेज में एक बड़ा महल भी दिया है, और दुनिया जहान की उसने दौलत अपनी बेटी को दे दी। और बिलावल के पास और दूसरी बेटी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। तो ये पहुंचेगा अब सिंध में, फिर वहाँ पे पंगा करेगा, और पंगे में फिर इसने आधे लोगों को अपने साथ कर लेना है। और ये भी हो सकता है कि ये सिंध से भी जीत जाए और तीसरा सूबा भी इसके हत्थे चढ़ जाए, तो फिर वफाक किस काबू रह जाता है, जो कि सिर्फ कुछ किलोमीटर पर है बाकी। तो उस किलोमीटर को क्या करना है। लेकिन बहरहाल इमरान खान का पलड़ा भारी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज सनाउल्लाह ने कह दिया कि एक तो इमरान खान को असेंबलियाँ तोड़नी है तो तोड़ दे, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कर दी है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, हम नवाज शरीफ को वापस वेलकम करेंगे। 2023 में नवाज शरीफ इधर होंगे, टोपी वाले बाबू आ जाएंगे प्लेट अपने सीधे पदरे करके, और मरियम बाजी भी जो है वो अपने अब्बा जी को लेने गई हुई है, लेके आ जाएंगे वापस। और उसके बाद इसाक खान तो आ ही चुका है, और सेनेटर आदम सवाती को उन्होंने पकड़ के रगड़ा दे दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान में 2 मुकदमात उस पर बना दिए एक ट्वीट करने पे, और 13 उन्होंने सिंध पे उस पर मुकदमात किए हुए थे। उसके बेटे ने दी थी एप्लीकेशन, दी थी कि भाई आप जो है मेरे वालिद के साथ नाजायज़ हुआ, इसको छोड़ो, रहा करो। खैर कोर्ट ने सुना सारा, और फिर उसके बाद उसको रहा कर दिया। लेकिन जैसे उसको रहा किया, सिंध वाले आए और उसको पकड़ के ले गए जी, 13 मुकदमात, 13 हमारे पास भी हैं, आजा ज़रा। तो अब देखते हैं वो क्या उसको छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या होता है कि क्या नहीं होता। खैर ये मेरी ट्रैफिक अभी काफ़ी ट्रैफिक टाइम हो गया, तो मेरे आगे एक बड़ा जिम वाला वो बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है। लेकिन खैर मैं भी कोई नहीं, अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हूँ। तो अब मैं बस अभी जाते हुए थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदूँगी, फिर घर पहुँचूँगी। तो मैंने सोचा आपको रास्ते की मैं सैर करवाती हूँ।
तो मैं आपको ग्रॉसरी की देखती हूँ। अगर मैं टाइम पे पहुँच गई तो आपको वीडियो मेरी बड़ी लंबी होती जा रही है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं छोटी वीडियो रखूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो दूसरी वीडियो पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सब्ज़ी जो हम लेने जाते हैं, सब्ज़ी और फ्रूट, उसके लिए यहाँ पे किस तरह से हम ग्रॉसरी करते हैं कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। तो किस तरह से यहाँ पे शॉप्स होती हैं जहाँ से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ जाएँ तो वहाँ तो हर छोटी बड़ी दुकान पे सब्ज़ी पड़ी होती है, रेडियों पे लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है ना। यहाँ पे हम मखसूस सी जगहों पे जाते हैं जहाँ से हमें ग्रॉसरी करनी है, सब्ज़ी लेनी है, फ्रूट लेना है, दूध लेना है, डिफरेंट चीज़ें लेनी है। तो वो हमें इस तरह मुख्तलिफ जगहों से जाके नहीं ले सकते। ये मखसूस स्टोर होते हैं जहाँ से हमने लेनी होती है। तो ये मैं बिल्कुल बस करीब ही पहुँच चुकी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह या दूध वगैरह या चिकन वगैरह लेना होता है तो कहाँ जाते हैं। तो ये जनाब मेरे वो मार्केट आ चुकी है जहाँ पे मुझे फ्रूट वगैरह लेना है। तो खैर ये सामने आप सेमी फ्रूट देख रहे हैं ना, प्लाजा, ये पूरा सेमी फ्रूट का, और ये बहुत बड़ी एक शॉप है। तो मैं अपनी इस वीडियो को तो यहीं पे बंद करूँगी क्योंकि बहुत बड़ी लंबी हो रही है। तो मैं अगली वीडियो जो है आपके लिए बनाती हूँ कि यहाँ पे हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो लेते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे शॉप्स बनी होती हैं, स्टोर्स बने होते हैं। तो ठीक है, मैं अब इसको, ये मेरी शॉप है जिस पे मैंने अंदर एंट्री लेनी है। तो आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपके साथ ख़रीदारी करूँगी। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे आपको बाय करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।